नमस्कार। बिहार की सियासत में बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह भी इस बार चक्कर खा रहे हैं। जैसे तैसे नीतीश कुमार को तो राज्यसभा जाने के लिए मनवा चुके हैं, लेकिन एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कहीं ना कहीं ये चक्रव्यूह भी नीतीश कुमार का ही बुना हुआ है। जी हाँ, बिहार का सबसे बड़ा सवाल, अगला मुख्यमंत्री कौन? और क्या नीतीश कुमार इस्तीफा सही में देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों ने तो बहुत बड़े दावे भी कर दिए हैं नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को लेकर के नीतीश तो इस समय सिर्फ खेल खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बनाया। देश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया कि आखिरकार कैसे नीतीश कुमार, जो लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक बार भी बिहार की सीएम की कुर्सी से उतरने का उन्होंने नाम नहीं लिया। जैसे तैसे मुख्यमंत्री बने रहे, फिर चाहे सीट 30 आई हो या 90। नीतीश कुमार कभी भी सीएम की कुर्सी से नहीं उतरे। और अब ऐसे में जब नीतीश कुमार इतने मजबूत स्थिति में हैं, 85 सीटें उनके पास है, तो वो एक्टिव सियासत को छोड़कर डिमोशन क्यों करवा रहे हैं अपना, और राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? सबको लगा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गेम कर दिया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। असल गेम तो नीतीश बाबू ने भाजपा के साथ और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के साथ कर दिया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उन्होंने नॉमिनेशन भर दिया है, लेकिन अब तक बिहार के सीएम की कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, और ऐसा मुख्यमंत्री जिसको भाजपा के अलावा बिहार के लोग और जेडीयू के लोग एक्सेप्ट कर सके, जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के विधायक एक्सेप्ट कर सके, और वो नेता ऐसा होगा जो कि नीतीश कुमार के जैसा होगा। अब तक अगर एकदम से नीतीश कुमार के बाद बीजेपी किसी भी एले गैले नत्थू बैले को लाकर बैठा देती है सीएम की कुर्सी पर, तो फिर बिहार की जनता और जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के विधायक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यहां तक भी यह बताया जा रहा है कि इस समय जेडीयू के विधायकों को अनुमति नहीं दी गई है कि वो नीतीश कुमार से मिले। जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हैं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू की पॉलिटिक्स खत्म कर दी है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो नीतीश कुमार के बाद बिहार की सियासत में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाया जाए जिसको जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के विधायक एक्सेप्ट करें। अब जाहिर सी बात है, ऐसा नाम कौन होगा? इस समय बीजेपी की तरफ से तमाम नाम चल रहे हैं, जिसमें विजय सिन्हा का नाम है, सम्राट चौधरी का नाम है, नित्यानंद राय का नाम है, नितिन नवीन का नाम है, अशोक चौधरी का नाम है, तमाम लोगों का नाम है। लेकिन इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसको जेडीयू के कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर लें, जिस पर जेडीयू के कार्यकर्ता राजी हो जाएं। ऐसे में भाजपा जो है, अमित शाह जो है, वो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब ऐसा नाम लाना पड़ेगा जो नीतीश कुमार के कंपेटेबल हो, वरना बिहार में कुछ भी हो सकता है। अगर जेडीयू के विधायकों ने बगावत कर दी तो बीजेपी की सरकार भी गिर सकती है। ऐसे में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ताकि जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के विधायक और बाकी लोग नाराज ना हों। और फिर भाजपा कुछ समय बाद निशांत कुमार को लगभग 1.5 से 2 साल बाद पद से हटा दे और अपना मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दे, क्योंकि इस समय जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के विधायकों में बहुत रोष है। वो नीतीश कुमार को जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ा गेम किया, यानी कि जेडीयू कार्यकर्ता विधायक जान चुके हैं कि बीजेपी गेम कर चुकी है, और बीजेपी ने अगर गेम कर दिया है तो जेडीयू के कार्यकर्ता विधायक भी गेम कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा चुनौती यही है बीजेपी के सामने कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। बड़ा दावा यह है कुछ लोगों का कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक तरीके से जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे के बाद
जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो इसी फॉर्मूले के तहत बनाया गया था कि शिवसेना के जो लोग थे वो विरोध ना कर दें कि भैया शिवसेना से मुख्यमंत्री पद छीनकर भाजपा ने खुद ले लिया। इसलिए उस नाराजगी को कम करने के लिए उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे को लेकर आया गया था और फिर अगले चुनाव में एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा ही कुछ प्लान बीजेपी बिहार में अपना सकती है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि अगर निशांत कुमार अपने पिता की तरह लोकप्रिय हो गए और 2 साल में राजनीति के गुरपेच सीख गए, दावपेच सीख गए, तो फिर भाजपा को बड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो वहीं दूसरी खबर यह है कि देश में अब एलपीजी गैस खत्म हो चुकी है, एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है। सरकार की सबसे बड़ी तेल और ऑयल एजेंसी एचपीसीएल कह रही है। एचपीसीएल ने कहा है कि उनके पास अब सिलेंडर नहीं है। ईरान और इजराइल युद्ध के चलते गैस नहीं आ पा रही है, देश में गैस की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। वो बार बार प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो सिलेंडर नहीं दे पाएंगे। अपना अपना बंदोबस्त खुद करें, यानी कि जनता को कह दिया गया है कि भैया लकड़ी, कंडे, मिट्टी का तेल, तमाम चीजों की व्यवस्था कर लें, अब आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। अखिलेश यादव ने भी इसी बात पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एलपीजी के कनेक्शन है, 1,75,00,000, तो यहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हैं और जो नॉर्मल वाले हैं वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तो बड़ी किल्लत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी और इस समय बड़ी दिक्कत हो रही है। एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। जी हां दोस्तों, एचपीसीएल ने जो नोटिस जारी किया उसमें उन्होंने साफ कहा कि ईरान और इजराइल युद्ध के चलते गैस जो है वो प्रॉपर मात्रा में आ नहीं रही है, इसलिए एचपीसीएल कमर्शियल सिलेंडर नहीं सप्लाई कर पाएगा, वो अभी घरेलू सिलेंडर सप्लाई करेगा और रेस्टोरेंट्स के बंद होने की नौबत आ गई। एचपीसीएल ने कहा है कि भैया अपना अपना बंदोबस्त खुद कर लीजिए, यानी कि कोयला, लकड़ी, गोबर के उपले, सब चीज की व्यवस्था कर लीजिए। देश में एलपीजी गैस खत्म हो रही। आप लोग जानते हैं कि एलपीजी गैस क्यों खत्म हो रही है। भारत की सालाना जो खपत है एलपीजी की वो 313 लाख टन है। जी हां, ये इतनी बड़ी जो खपत भारत की है, इसकी जो पूर्ति है वो गल्फ से होती है, सऊदी अरब से होती है, कतर से होती है, कुवैत से होती है। जी हां, वहीं से भारत की 60% गैस आती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद किया हुआ है, उस वजह से भारत की गैस नहीं आ पा रही है दोस्तों। जी हां, लेकिन जो लोग ईरान के दोस्त हैं उनके लिए ईरान खड़ा है। ईरान चीन और रूस के जो जहाज हैं जो तेल और गैस लेकर जाते हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दे रहा है, चीन और रूस के जहाजों को, लेकिन भारत वालों को गुजरने नहीं दे रहा है। भाई एक समय तो ईरान भारत का दोस्त हुआ करता था, ईरान फ्री में भी, उधार पे भी, एडवांस में भी हमको तेल दे दिया करता, लेकिन आज ईरान हमारे टैंकर जो हैं गैस के उनको पास नहीं होने दे रहा है। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे नेता लगते हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड डील करने के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती निभाने के चक्कर में ईरान से अपने रिश्ते खराब कर दिए, और जिसका सबसे बड़ा असर यह है कि अब भारत में जो 60% गैस आती थी गल्फ कंट्रीज से वो नहीं आ रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बेवकूफी की बात जो है, जो हमारे देश की एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी यहां पर कर रही है। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता है कि कैसे एक ईरान का वॉरशिप जो भारत युद्ध अभ्यास के लिए आया था, जिसके साथ हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने फोटो खिंचवाए थे, कैसे उस वॉरशिप के नाविकों को इंडियन ओशन में डुबा दिया गया, लेकिन भारत सरकार के मुंह से चू तक नहीं निकली। वो हमारा मेहमान था, उसको अमेरिका ने इंडियन ओशन में डुबाया और भारत के मुंह से चू तक नहीं निकली। खमैनी जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी मौत पर भारत के मुंह से चू तक नहीं निकली। किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला करके एक देश की सर्वोजनिटी पर हमला किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर दे रहा है अमेरिका कि जाओ रूस से तेल खरीद लो, और भारत के लोग कर रहे हैं जी सर, जी सर, जी हां, जी सर, जी सर कर रहे हैं। और देश में तेल नहीं है, गैस नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने ईरान का साथ नहीं दिया। मतलब साथ खड़ा हो जाता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लड़ने चला जाता, जिस तरीके से बाकी देश खड़े थे उस तरीके से खड़ा हो जाता, कंडोलेंस भी जारी नहीं किए। और कहीं ना कहीं इसी विदेश नीति के चलते आज भारत इस संकट में आया, वरना इस देश दुनिया में तमाम युद्ध हुए हैं,
तमाम इराक का युद्ध हुआ था, जो अमेरिका ने इराक में जाकर युद्ध किया था, लीबिया में जाकर युद्ध किया था, तमाम युद्ध हुए। भारत में कभी इस तरह का क्राइसिस नहीं है, पहली बार भारत में ऐसा क्राइसिस आया है, जिसके जिम्मेदार कौन है आप लोग जानते हैं, जिल्ले इलाही सर्वे सर्वा साहब हमारे देश के।